हुंड रूल के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। हुंड रूल्स स्टूडेंट्स है क्या? व्हाट इज हुंड रूल्स? इसकी आवश्यकता हमें कैसे पड़ी और इसके बारे में हम कैसे विस्तृत अध्ययन करते हैं? तो हुंड रूल हमें ये बताता है कि जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए तब तक हम उस ऑर्बिटल को पेयर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे इसमें हमें यह भी बताता है कि चूंकि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वन इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल्स में रहते हैं तो उनकी पैरेलल स्पिन जो होती है वो पैरेलल होती है, राइट। और जहां पेयर्ड होते हैं तो वहां पे अपोजिट स्पिन हो जाती है उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो हुंड रूल्स हमें कैसे आवश्यकता पड़ती है और कैसे कैसे हमको इससे जानकारी मिलती है। तो हम एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम से। बेरिलियम का 4 होता है बोरान 5, कार्बन 6, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे एग्जांपल डिस्क्राइब किए हैं। बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर। इसमें देखिए कि जहां पे s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन है पेयर्ड में। अब इलेक्ट्रॉन्स b5 जहां बोरान 5 में आता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से होती है 1s2 2s2 एंड 2p1। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स 1s2 2s2 और 2p1 में जाते हैं। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन है कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कार्बन के अगले वाले इलेक्ट्रॉन को अगले ऑर्बिट्स में नहीं डालते हैं, उसको यहीं में पेयर कर देते हैं, जो कि टोटली गलत है। इसको अपन यहां पे देखते हैं। यही हुंड रूल बताता है कि यानी कि जब तक सभी ऑर्बिटल्स में यानी जो उनके कक्ष होते हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता है तब तक हम उस ऑर्बिटल्स को पेयर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन में 1s2 2s2। अब ऑक्सीजन में कैसे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? सबसे पहले इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। यानी कि जब तक हम पूरे ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर लिए तब तक हम उस ऑर्बिट्स को पेयर्ड नहीं कर सकते हैं। ये हुंड रूल हमें बताता है। हुंड रूल यानी कि हमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, अब ये हुंड रूल कहां हमको दिखाई देता है और कहां इसकी जरूरत पड़ती है आप देखेंगे जब क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। जब हमें चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालनी होती है तब हमें हुंड रूल याद आता है। यानी कि इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे 1 2 3 एंड 4, राइट। अब इसको सपोज करिए हम इसको पेयर कर देंगे तो ये 5 वाला हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा 6। इस तरह से हम हुंड रूल के आधार पर क्वांटम नंबर्स की वैल्यू भी निकालने में हमको सहायता प्रदान करता है। यानी कि यदि हुंड रूल नहीं मालूम होगा, हुंड रूल के आधार पर नहीं चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें हुंड रूल इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से हमें और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ऑर्बिटल्स के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है।
ये हो गया स्टूडेंट्स कुंड रूल्स। अब इसके बारे में आगे आपको हम बताएंगे स्टूडेंट्स कि कैसे कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफिनेशन होती है वो 3 वर्ड्स में होती है। कैसे कैसे होती है? सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स, फिर आती है बात सब सेल, फिर बात आती है ऑर्बिटल्स। इन 3 चीजों को, 3 जो सेल्स हैं, सब सेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्रमबद्ध रूप से डिस्ट्रीब्यूशन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि कोषों में कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब सेल्स में कैसे होगा इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ऑर्बिटल्स में कैसे होगा इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें क्रमबद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, हम उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, राइट। इसी के आधार पे आप डिफिनेशन बना सकते हैं, इसी के आधार पे डिफिनेशन बना सकते हैं, यानी कि किसी भी एटम में सेल्स, सब सेल्स एवं ऑर्बिटल्स में क्रमबद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है, राइट। जैसे अब जैसे हम इसके बारे में आपको ऑफ-बाउ रूल्स में जानकारी मिली होगी कि ऑफ-बाउ रूल्स क्या होता है, उसी के आधार पे हम हर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। जैसे 1s2, सपोज करिए कि हमको बोरान का निकालना है, बोरान का 5 होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p1। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं। कार्बन 6, 1s2, 2s2 एंड 2p2। इस तरह से सपोज करिए हमको सोडियम का निकालना है 11, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मैग्नीशियम 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यानी कि आपको ये जो ऑर्बिटल्स हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में पढ़ाया गया था, ये क्रमबद्ध ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है, राइट। और किस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, राइट। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं, कभी कभी उनसे ये दिक्कत हो जाती है कि 6 में यानी p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, f ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें कभी दिक्कत करते हैं। तो इन सबको स्टूडेंट्स को ये सोचना पड़ता है कि हमें इसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, मान लीजिए आपसे यही चीज नहीं बनती है कि 1s के बाद क्या आएगा, 2s के बाद क्या आएगा, 2p के बाद क्या आएगा एंड 3s के बाद क्या आएगा। तो इसके लिए मैंने सबसे सरल तरीका आप लोगों को स्टूडेंट्स बताए थे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में, वो फार्मूला आप हमेशा याद रखिए। कैसे बनाते हैं उसको मैं आज फिर से रिवाइज कर रहा हूं। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s।
सबसे पहले स्टूडेंट्स आप 1s से लेके 8s क्रमबद्ध रूप से आप लाइन में बना सकते हैं, राइट। इसके बाद आपका आता है 3p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसके बाद 3d, 4d, 5d and 6d, 4f, 5f। स्टूडेंट्स इसको बहुत जरूरी है समझना, तभी आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते बनेगा। जब तक आप अबाउ प्रिंसिपल के ये फार्मूला नहीं आप करेंगे तब तक आपसे नहीं बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें 3s में धोखा खा जाते हैं कि 2p के बाद क्या आएगा, 3s के बाद क्या आएगा, और याद किए रहते हैं, भूल जाता है। तो ये हमेशा आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाइए, इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, कभी आपसे दिक्कत नहीं होगी। 1s, 2s, 3s। अब इसके बाद कैसे कैसे आएंगे, सपोज करिए ये स्टूडेंट्स, अब इससे आपको पता चल जाएगा कि किसके बाद कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, राइट। 1s, अब 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन सीधे 2p में जाएगा, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन सीधे 3s में जाएगा, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन सीधे 3p में जाएगा, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, 4s के बाद सीधे 3d में जाएगा, 3d के बाद 4p में जाएगा, और 4p के बाद 5s में जाएगा, 5s के बाद सीधे इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा, 4d के बाद 5p में जाएगा, 5p के बाद 6s में जाएगा, और 6s के बाद सीधे 4f में जाएगा, 4f के बाद 5d में जाएगा, 5d के बाद 6p में जाएगा, 6p के बाद सीधे आपका 7s में जाएगा, 7s के बाद सीधे इलेक्ट्रॉन 5f में जाएगा, 5f के बाद सीधे 6d में जाएगा, 6d के बाद 7p में जाएगा, और 7p के बाद 8s में जाएगा। तो यदि आपसे ये चीजें बन जाएंगी तो आपसे किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते बन जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, अब हम स्टूडेंट्स लेते हैं स्कैंडियम डी ब्लॉक के फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। तो स्कैंडियम Sc21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28 and copper 29, जिंक 30। ये डी ब्लॉक के फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, राइट। इनका एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29
एंड जिंक का 30। अब इनका हमें मान लो आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, राइट। अब कैसे बनाना है? अब मान लीजिए आपसे पूरी चीज नहीं बनती है कि उसमें 1s के बाद क्या आएगा, 2s के बाद क्या आएगा, 3s के बाद, तो सबसे बेहतरीन फार्मूला आपको याद है। इसी के आधार पे आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं सबसे पहले स्कैंडियम पर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 to 8 to 10 to 12 3p6 and 4s 3d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यानी 3d1। ये स्कैंडियम का टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ स्टूडेंट्स। क्या क्या हुआ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। इसमें आप काउंट कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 और 1 में प्लस करेंगे 21। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका स्कैंडियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा सही हो गया। वेरिफिकेशन करना है कि मान लो कहीं हमको डाउट है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो गई, तो अपन इससे मिला सकते हैं। 1s देखो यहाँ पे है, 2s राइट, 2s के बाद 2p, ये 2p है, 2p के बाद 3s, ये 3s हो गया स्टूडेंट्स। 3s के बाद 3p है कि नहीं है, ये देखो 3p है, 3p के बाद 4s है, ये देखो 3p के बाद 4s आया है, 4s के बाद 3d और 4s के बाद सीधे 3d में इलेक्ट्रॉन गया है। राइट स्टूडेंट्स, ये देखो आपका वेरिफिकेशन भी हो गया कि मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सही है कि नहीं। इसका भी वेरिफिकेशन इसके आधार पे करते चलेंगे, राइट। अभी इसमें हमको दो ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो अफबाउ रूल का फॉलो नहीं करते हैं। जो अफबाउ रूल का फॉलो नहीं करते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? क्रोमियम है एंड कॉपर। उसको हम देखते हैं आगे चल के। 22 टाइटेनियम का देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। राइट स्टूडेंट्स, इसको भी देख सकते हैं। सेम इनमें बढ़ाते चलना है। डी ऑर्बिटल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और फिर एक ऐसी अवस्था आएगी जो क्रोमियम आएगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा अफबाउ रूल के फॉलो नहीं करते हैं। फिर वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d3। राइट, अब आती है बात क्रोमियम की। क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब यहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको हम कैसे समझाते हैं, थोड़ा सा नीचे हमारे जब बनाते हैं इसको समझिएगा। ये 4s ऑर्बिटल है और ये 3d ऑर्बिटल है, राइट। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो यदि हम मान के चलिए कि 4s2 कर देते हैं और 3d4 कर देते हैं तो ये गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि यदि आधे भरे हुए ऑर्बिटल्स यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होते हैं, यानी कि ज्यादा स्थायी प्रदान करते हैं। कौन कौन से? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। अब ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या है? आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं और वो मोर स्टेबल कैसे होते हैं इसको हम आगे बताएंगे। लेकिन यहां पे हम चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता रहे हैं कि कैसे इसमें स्थायित्व मोर स्टेबिलिटी कैसे होगी। क्योंकि जब हम 4s1 करेंगे इसको हम 4s2 नहीं करेंगे, इसको हम 4s1 कर देंगे और इधर 3d5 कर देंगे। ये यहां पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये अफबाउ रूल का फॉलो नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या है? अपवाद। यानी कि क्रोमियम जो है एक ऐसा एलिमेंट है
कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपबाउ नियम के आधार पे बिल्कुल ही नहीं बना हुआ है। ये किस पर है? अपवाद, अपवाउ का अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि 4s2 होना चाहिए था अपवाउ के नियम के अनुसार और यहाँ पे 3d4 होना चाहिए था, राइट। तो दिक्कत कहां आती है कि मोर स्टेबिलिटी प्रदान करना है। तो मोर स्टेबिलिटी यानी कि अधिक स्थायित्व प्रदान कैसे होता है? आधे भरे हुए या कि पूर्ण रूपेण भरे हुए। आंशिक भरे हुए ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मोर स्टेबल हो गया दोनों। क्या हो गया? मोर स्टेबल। ये आधे भरे हुए ये मोर स्टेबल होते हैं और पूर्ण रूपेण भरे हुए भी ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होते हैं। कैसे? ये देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है। दोनों ही मोर स्टेबल होते हैं। इन्हें हम जब ध्यान रखिए, कोई क्वेश्चन होता है कि आधे भरे हुए ऑर्बिटल कैसे होते हैं, तो ये वाले आधे भरे हुए होते हैं जिनमें अकेले अकेले हर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पूर्ण रूपेण भरे हुए फुल फील्ड, तो उसमें दोनों मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिटल्स में होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो वो दोनों मोर स्टेबल होते हैं, वो ज्यादा स्थायित्व प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी सिमेट्री होती है वह मोर सिमेट्रिकल होते हैं, अधिक सममिति तल प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसे ऑर्बिटल्स जो होते हैं तो आपबाउ के नियम के पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए क्रोमियम एक ऐसा इसमें एलिमेंट्स है और कॉपर भी अभी आएगा कि वह मोर स्टेबल जो प्रदान करने के लिए आपबाउ नियम का पालन नहीं करते हैं, राइट। इसलिए हम यहां पे होना क्या चाहिए था, आपबाउ के नियम के आधार पे 4s2 और 3d4 होना चाहिए था, लेकिन यहां पे मोर स्टेबिलिटी आने के कारण इसमें हम 4s1 करेंगे और 3d5 करेंगे। तो देखो यहां पे स्टूडेंट्स, ये आधे भरे हुए हैं, ये भी आधे भरे हुए हैं, इसलिए दोनों मोर स्टेबल हो गए, राइट। अब स्टूडेंट्स मैग्नीज 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 4s2, 3d6 प्लस कर लेते हैं। 6 4 10 2 12 6 18 और 18 8। यहां पे स्टूडेंट्स 5 होगा क्योंकि 25 होना चाहिए। 6 4 10 2 12 6 18 18 to 20 और 25 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा, राइट। ये सही हुआ। आयरन 20 से 26 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6, राइट। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। ये आपका कोबाल्ट हो गया। निकिल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d8, 3d8 ये आपका निकिल हो गया। कॉपर 29 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब यहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि हम मान लीजिए 4s2 एंड 3d9 करते हैं, राइट, तो यहां पे स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये वो जो कॉपर एलिमेंट्स है
इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अफबाउ के नियम के आधार पर नहीं होता, वही जो इसमें क्रोमियम में होता है। अब इसमें वही प्रॉब्लम आ गई, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा एस वाला, राइट, तो स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाएगी, ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों बहुत स्टेबल होते हैं, तो इसलिए हम इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे। तो यानी कि होनी क्या चाहिए ये, और बन क्या जाता है ये वाला स्टूडेंट्स 4s1 एंड 3d10, ये हो गया। यानी ये भी स्टेबल प्राप्त कर लिया और ये भी, दोनों मोर स्टेबल हो गए। इसलिए अफबाउ नियम का पालन ये नहीं करते हैं, केवल क्रोमियम और कॉपर इस सीरीज में, ठीक है ना। जिंक 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 सॉरी 4s2 हो जाएगा एंड 3d10 4s2 3d10 हो जाएगा, यानी कि जिंक 30, राइट। अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो यदि आपको कहीं डाउट होता है कि किसके बाद क्या आएगा, तो आप इसको हमेशा बना लिया करें कोने पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। अब इसमें जो हम एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट्स कुछ होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे कि अपवाद कैसे होता है और क्यों पाया जाता है, राइट। एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का अपवाद। कैसे अपवाद होता है, अपवाद का मतलब है कि जो एलिमेंट्स अफबाउ रूल का फॉलो नहीं करते हैं वो एक्सेप्शन में के अंतर्गत आते हैं। तो हमने अभी दो एलिमेंट्स का नाम बताया, क्रोमियम एंड कॉपर। फिर से उसको हम इसको दिखाई देते हैं कैसे, फिगर के माध्यम से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम देखे लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स देखिए, जब क्रोमियम अफबाउ रूल के आधार पे फिलिंग होती है तब ये वाला ऑर्बिटल बनता है, राइट। अब जब अफबाउ रूल के विपरीत होती है तब क्या होता है, इसमें क्या होता है, मोर स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, लेस सिमेट्रिकल, इनको हम बोलते हैं। लेस सिमेट्री, अब ये लेस सिमेट्री हो गए, यानी कि सिमेट्रिकल कम होते हैं। लेकिन यही चीज जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, एस का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो ये मोर स्टेबल हो जाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, अब ये दोनों ही, यानी कि ये वाला ऑर्बिटल भी स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल, और एस वाला भी मोर स्टेबल हो गया, राइट। यानी कि इस तरह से
यदि हम अफबाउ के नियम के आधार पर चलते तो स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं हो रही थी। इसलिए यहां पे अफबाउ नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, और जब तक स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं माना जाएगा। राइट? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग करते हैं, और ये रीजन है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। राइट? इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनों की और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम मतलब एलिमेंट्स हैं, जिनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्शन में आते हैं। जैसे और कौन कौन से हैं? सिल्वर Ag47। सिल्वर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 47। अब इसका हम दो बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। एक बनाते हैं अफबाउ नियम के आधार पर अकॉर्डिंग अफबाउ, और नेक्स्ट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, मतलब सिमेट्रिकल, और यानी कि उनमें किस तरह से पाया जाता है। जैसे वन एस टू एस टू P6, 3s2, 3p6, 4s2, 6, 4, 10 to 12, 6, 18 to 20, 4s2, and 3d10, 4p6, and 5s2, 4d, यानी कि 6, 4, 10 हो गया, 12, 18 to 20, 20, 10, 30, 36, 36 to 38, and 5। कितना हो गया? इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग होगी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d9। राइट? ये हो गया अकॉर्डिंग टू अफबाउ। यहां पे हम लिख भी सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू अफबाउ भरा है। अब इसी को हम, और सब चीजें सेम होती हैं, लेकिन यहीं पे अफबाउ नियम के विपरीत पर होता है। कारण क्या है कि s वाला एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए 4d9 में चला जाता है, तो ये भी स्टेबल हो जाता है और 4d वाला भी स्टेबल हो जाता है, यानी कि इसमें 4d10 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा। कैसे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1 and 4d10। ये हो गया अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, राइट? यानी कि एक अफबाउ के नियम के आधार पर है, एक अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। इसको दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं अपोजिट, अकॉर्डिंग टू अपोजिट अफबाउ, ये भी इसका नाम दिया जा सकता है। ऐसा भी बोलते हैं लोग, बहुत स्टूडेंट्स, कि अकॉर्डिंग टू अपोजिट अफबाउ। दो नाम भी है, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू अपोजिट अफबाउ। राइट? तो इस तरह से यहां पे स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो रीजन ये है कि स्टेबिलिटी जब तक किसी भी एलिमेंट्स को नहीं प्राप्त होगी तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से हम, और भी है, जैसे आपका गोल्ड भी है, वो भी एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है। पैलेडियम भी है, ये वो भी एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है। मॉलिब्डेनम, वो भी इसी तरह से होता है। राइट? मॉलिब्डेनम क्या होता है? 42,
वो भी एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है। यानी कि यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं वह अपोजिट टू अफबाउ होता है, यानी कि अफबाउ के विपरीत इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं डी ब्लॉक में थोड़ा सा देखना है अपन को। कॉपर 29, मॉलिब्डेनम 42, पैलेडियम 46, सिल्वर Ag 47 एंड गोल्ड 79। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं कि ये एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट्स के नाम एंड सिंबल एंड एटॉमिक नंबर बताइए। तो हमें यह भी याद रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों के अपवाद के रूप में आते हैं, इसको भी हमें विशेष ध्यान रखना है। राइट, तो कौन कौन से हैं? क्रोमियम है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, पैलेडियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, एक्सेट्रा और बहुत सारे हैं। तो इस तरह से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बनाने को आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका आएगा तो आपको स्टूडेंट्स अपोजिट अफबाउ के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका जो बनेगा वह अपोजिट ऑफ अफबाउ यानी कि अफबाउ के विपरीत पर ही बनाना पड़ेगा, वही सही माना जाएगा। यदि आप अफबाउ के आधार पर बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। राइट, इसको हम बता भी चुके हैं। और भी एक आध एग्जांपल लेते हैं, मॉलिब्डेनम का ले सकते हैं 42, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10, 4p, 4p6 and 5s2, 4d, 6, 4, 10 to 12, 6, 18, 18 to 20, 30, 36, 36 to 38 and 4। ये होगा स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ भी एक्सेप्शन अपवाद पैदा हो रहा है, यानी कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए 4d5 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक बनेगा ये वाला ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस तरह से भरा जाएगा 5s1 एंड 4d5। ये हुआ स्टूडेंट्स एक्यूरेट, ये आपका नहीं माना जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों को जब करेंगे वितरण तो इस तरह से करेंगे। राइट, ये बात इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग करेंगे और होना क्या चाहिए था, जबकि अकॉर्डिंग टू अफबाउ 4s2 4d4। राइट, इसी तरह से आपके सभी एलिमेंट्स एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। राइट, तो स्टूडेंट्स हुंस रूल के बारे में आज आप स्टडी किए, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किए और एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट्स ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो अपवाद पैदा करते हैं, तो उन्हें भी हम स्टडी किए। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बन जाएगा आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते, बशर्ते आपसे ये चीजें बननी चाहिए। यानी यहाँ की यदि मान लो कोई भूल भी जाता है तो आप इसको मिला सकते हैं कि कहीं मेरा गलत तो नहीं है, तो इसका वेरिफिकेशन आपका ये करेगा, ये फार्मूला। राइट, तो स्टूडेंट्स आपको हम आज कुछ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं, कैसे कैसे होते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? 4 टाइप्स के होते हैं। एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल,
d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इनमें स्टूडेंट्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इनका शेप कैसे होता है, ये भी जानना जरूरी है। यानी कि इनका शेप कैसे होता है, शेप होता है राउंडेड s ऑर्बिटल का, यानी कि गोलाकार। आकार कैसा होता है s ऑर्बिटल का, गोलाकार होता है। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल, डंबल यानी कि डमरू के आकार के। कैसे, किस टाइप का होता है p ऑर्बिटल, डमरू के आकार के होता है। एंड d ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डंबल, डबल डंबल डी ऑर्बिटल। एंड एफ ऑर्बिटल का कोई शेप नहीं होता है, नो शेप। एनी नो शेप, कोई भी शेप नहीं होता है, इसलिए इसकी आकृति भी निश्चित नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं आई है एफ ऑर्बिटल्स की। केवल 3 ऑर्बिटल्स जो हमारे हैं, इनकी जो शेप होती है वो निश्चित होती है। अब इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये भी जानना जरूरी है कि एस ऑर्बिटल कितने होते हैं, पी ऑर्बिटल्स में कितने होते हैं, डी ऑर्बिटल्स में कितने होते हैं, और एफ ऑर्बिटल्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। पी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके 6 होते हैं। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 10 होते हैं। एंड एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14 होते हैं, राइट। अब इनमें ऑर्बिटल्स आप बॉक्स कैसे बनाते हैं ये भी जानना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो 2 ऑर्बिटल में मतलब एस ऑर्बिटल में एक ही बॉक्स होता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। पी ऑर्बिटल में 3 बॉक्स होता है जिसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है। एंड डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग करते हैं डी ऑर्बिटल में। एफ ऑर्बिटल में ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉक्स कैसे कैसे भरे जाते हैं उनमें भी ध्यान देना है, और इनकी आकृति कैसी होती है, शेप कैसी होती है। अब उन शेप को हम बनाते हैं कैसे, इनका चित्र होता है, फिगर कैसे होता है, राइट। तो एस ऑर्बिटल स्टूडेंट्स कैसा होता है, राउंडेड होता है। इस तरह से एस ऑर्बिटल होता है जो कि गोलाकार होता है। इसी तरह से आपका पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है उसको भी देखना है। पी ऑर्बिटल में 3 बॉक्स होते हैं, उनमें 3 एक्सिस होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, राइट। पी एक्स कैसे होता है, इनका शेप देखते हैं।
इस तरह से ये पी जेड ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स, इसको हम पी जेड ऑर्बिटल्स का शेप इस तरह से होता है, राइट। अब पी वाई बनाना है, इस तरह से पी वाई का शेप होता है स्टूडेंट्स। पी जेड पी एक्स का फिगर कैसे होता है स्टूडेंट्स? ये हुआ आपका स्टूडेंट्स 3x। ये तीनों एक्सिस जो पी ऑर्बिटल्स के होते हैं उनका शेप इस तरह से होता है। पी जेड, यहां पे ध्यान रखिए स्टूडेंट, पी जेड होता है पहले, पी वाई फिर पी एक्स, राइट। तो इनका शेप इस तरह से होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां लोब्स होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होती है, नेग्लेक्ट होती है, नगण्य। अब नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स में पहले देखते हैं कौन कौन से किस किस टाइप के होते हैं। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स में इनमें एक्सिस पाई जाती है। जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें पहले वाले कक्ष में डी एक्स वाई, फिर डी एक्स जेड, फिर डी वाई जेड, फिर डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर चौथे वाले में, और पांचवे वाला जो ऑर्बिटल्स होता है डी जेड स्क्वायर बनता है, राइट। अब इनकी शेप कैसे बनाते हैं इसको ध्यान देखिए स्टूडेंट्स। इसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स डी एक्स वाई। इसमें डी एक्स वाई में है इसे हम स्टूडेंट्स डी एक्स जेड कहेंगे। इसे हम कहेंगे डी एक्स जेड, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि इसका जो एक्सिस है वो एक्स और जेड पर बन रहा है, इसका जो डी एक्स वाई का है एक्स और वाई पर बन रहा है। अब इसका जो अगला वाला है डी वाई जेड, ये डी वाई जेड पर बन रहा है स्टूडेंट्स, यानी कि वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसलिए इसका नाम क्या हुआ डी वाई जेड। अब नेक्स्ट है आपका डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर।
इसे हम कहेंगे dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका जो स्क्वायर बन रहा है वो x और y दोनों पर बराबर बन रहा है, डबल बन रहा है। एंड लास्ट बचता है dz स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका dz और dz स्क्वायर हो गया, यानी कि dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, जो 5 ऑर्बिटल्स इसमें पाए जाते हैं उनकी पूरी की शेप जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, और यदि आप इसमें क्वेश्चन कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं सब्सक्राइब करके। थैंक्स। Thank you, students.